हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इन इकोनॉमिक सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, इससे इसका भरपूर प्रयोग भी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर के आ रही हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही चर्चा में रहता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन जानते हैं सभी लोग, थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया होगा, लेकिन थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे। क्या है इन्फ्लेशन, वो जानते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्फ्लेशन इज जनरली अंडरस्टूड इन लेमन लैंग्वेज एज अ राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। यानी कि क्या है इन्फ्लेशन की, आपके गुड्स के प्राइस में बढ़ोतरी और सर्विसेज जो मिलती हैं उनमें जो बढ़ोतरी हो जाती है उनके प्राइसेस में। ठीक है, तब उसको कहा जाए। हाउएवर इन इकोनॉमिक्स, ये लेमन लैंग्वेज की भाषा थी। ठीक है, कि हर चीज़ महंगाई जैसे बोलते हैं ना, महंगी हो रही है चीज़, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो आपके आइटम्स हो, गुड्स हो, कमोडिटीज़ हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या यहाँ पे थोड़ी सी कह रहे कि लगातार कीमतें बढ़ जाएं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की एक निश्चित समय में। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अ कंसिस्टेंट डिक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डिफ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन का ही उल्टा कर दीजिए, डिफ्लेशन हो जाता है। जब एवरेज जो उसका होता है प्राइस, एवरेज प्राइस गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उनका एक तरह से घटते जाना, ठीक है, उसको डिफ्लेशन कह देंगे। ठीक है, एक समय जो एक कोई समय होगा ना, कोई कोई मान लीजिए कोई किसी मंथ में ले रहे होंगे, कभी उसको क्वार्टरली लेंगे, कभी हाफ ईयरली ले सकते हैं, कभी पूरे एक साल का भी होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन डिक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। यानी डिक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए पहले 1 रुपये में 2 चीज़ें आती थी। ठीक है, अब 1 रुपये में एक ही चीज़ आ रही, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई ना, इस तरह से। ठीक है, समझ गए। अब देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन जान लेंगे। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में और इन पॉइंट्स में। ठीक है, कैसे होता है, तो देखिए प्राइस लेवल, रेट ऑफ डिफ्लेशन एक ईयर का ले रहे हैं इसमें। ठीक है, फॉर्मूला में बता रहे हैं कि प्राइस लेवल सपोज डेट एक्स है माइनस प्राइस लेवल एक्स माइनस 1 अपॉन प्राइस लेवल मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, देखो यहाँ पे x क्या है, इज़ द करंट ईयर, और x माइनस 1 इज़ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए प्राइस लेवल अभी जो है, ठीक है, x माइनस 1 का यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है पिछले साल कितना था। ठीक है, फिर जिससे कंपेयर करते हैं उसी से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 100 कर दे रहे हैं। बहुत सिंपल है। अगर समझ लीजिए, अगर यहाँ पे x और y ले लेते हैं तो भी इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए प्राइस लेवल x है अभी, तो यानी सपोज डेट 100 अभी है। इसको नोट कर लीजिए, मैं मुझे बता रही हूँ, इसको नोट करिए। यहाँ पे लीजिए जैसे प्राइस लेवल पहले अभी का बता दीजिए 100 है, पिछले साल का सपोज डेट 50 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्राइस लेवल पिछले साल का ही लेंगे क्योंकि उसके कंपैरिजन में, तो अपॉन 50 कर देंगे, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, समझ गए, इस तरह से इसमें होगा। ओके, अब इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से समझा दिया है, वही जो मैंने बताया। ऐसे प्राइस लेवल इन द ईयर 2021 मान लीजिए अभी का ले रहे हैं, ये तो उन्होंने 2021 के हिसाब से लिया है। अभी मान लीजिए है कि अभी 2024 चल रहा है। ठीक है, मैं इस पर टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। तो अभी का जो प्राइस लेवल है यानी ईयर 2024 का, पिछले साल कोई भी कमोडिटी की जो प्राइस थी यानी 2023 का ले लीजिए, अपॉन 2023 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ पे 2023 का मतलब है कि जो भी कमोडिटी का वो प्राइस, सपोज राइस का हम ले रहे हैं, पिछले साल 100 रुपये किलो था। ठीक है, इस साल क्या हो गया, 200 हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 कर देंगे, तो ये रेट पता चल जाता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, फाइन, समझ गए।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप उसके नोट्स दीजिए। देखिए नोट्स तो बुक्स में अवेलेबल हैं, समझाने से ये होता है कि थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है, जिसको आता है तो उसको आता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स कहा जाता है आर्ट स्ट्रीम का सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या, कितने टाइप्स का होता है। तो पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी द वर्ड क्रीप मतलब क्रॉल करना, एक तरह से स्लो पेस ऑफ मूवमेंट, यानी जो रेंगना टाइप से, ठीक है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इंडिकेट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड ई सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, although there is no agreed number, but in general when the increase in the general price is up to 4% in a year, it is referred to as a creeping inflation। कोई देखिए निश्चित इसमें परसेंटेज नहीं है, लेकिन 4% का इन्होंने लिया है कि 4% तक अगर जाता है तो उसको क्रीपिंग ही माना जाता है। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन का मतलब, ट्रॉट मीन्स होता है टू वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी दौड़ना, ठीक है, क्विक स्टेप लेना। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इट रिफर्स टू द स्टेज व्हेन क्रीपिंग inflation starts to increase, the increase in the general price level is above 4%। जब above 4% चला जाता है तो इसी को ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कह देते हैं। रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, और मतलब फर्दर रैपिड इंक्रीज इन द एवरेज जो प्राइस होगा ना, तो ये डबल डिजिट में हो जाता है, यानी 10% से 20% के बीच में जब रहता है तब इसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब गैलोपिंग, जैसे घोड़ा गैलोप करता है ना, तो वह उसको कहा जाता है। तो इसमें द टर्म गैलोप इज यूज टू रिफर टू द फास्ट स्पीड एट विच अ हॉर्स मूव्स। देखिए मैंने वही जो बताया वही इसमें बता रहे हैं, क्योंकि मेरा ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इस वजह से मुझे चीज़ें पता है, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसने भी ठीक से पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में उसको ये सब चीज़ें पता होती हैं, बस रिवीजन ही मांगता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इट इम्प्लाइज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट, ठीक है। तो ये 20% से जब ज़्यादा जाता है तब इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन तो और ज़्यादा हो जाता है। ये सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन वाली आती नहीं है, इसे काल्पनिक ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ निश्चित समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कुछ वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो मान लीजिए अगर समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में अगर वॉर वगैरह होगी, तो वहीं से सारे हमारे ऑयल के प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते ही हैं। तो मान लीजिए वहाँ कुछ क्राइसिस आते हैं तो फिर पूरी ग्लोबल मार्केट पे इसका असर पड़ता है, तो उस केस में हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रैपिड एक्सेसिव आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जनरल प्राइसेस इंक्रीज इन एन इकॉनमी, ठीक है। प्राइस सीम्स टू स्काई रॉकेट, मतलब रॉकेट के समान इसके दाम मतलब उछलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। What is particular about this type of inflation is that only the range of increase is large. The pace of increase is equally fast. The price rise takes place in a very short interval of time. ठीक है, इसको इसीलिए कहा गया है। Prices at times shoot overnight. Overnight में ही कुछ हो जाए। Hyper inflation is rare phenomena. जैसे मैंने बताया था, बहुत rare है, ठीक है। Okay, it usually occurs when governments involve in reckless fiscal policy, for instance printing money to finance war की सिचुएशन, वही फाइनेंशियल वॉर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, मैंने बताया है ना, ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें देखिए एग्जांपल, इसमें द बेस्ट एग्जांपल हाइपर इन्फ्लेशन इज डेट ऑफ जर्मनी जर्मनी का है पोस्ट द वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो जर्मनी में ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन आया था, ठीक है। The situation was so grim that the German currency was being used as stove fuel, ठीक है। Similarly जिम्बाब्वे भी बोलते हैं, ठीक है, इनसे 2000 में इनका सिचुएशन ऐसा आ गया था, और 2010 में इसको वेनेजुला ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। At this stage the domestic currency loses all its value, ठीक है। People usually replace it with barter or other foreign currencies or assets, ठीक है। अब देखिए इसमें जानते हैं बेस्ड ऑन द मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। जब मिसमैच हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई में तो भी इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए किन किन टाइप्स का है। तो एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या है, इफ़ द डिमांड इज़ हाई फॉर अ प्रोडक्ट एंड सप्लाई इज़ लो, द प्राइस ऑफ द product increases. It occurs when the demand for goods and services increases faster than economy's productive capacity.
देखिए इसमें क्या हो रहा है कि डिमांड एकदम से बढ़ गई, उस हिसाब से सप्लाई होगी नहीं, ठीक है, तो प्राइस तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द एकदम से जब किसी गुड या सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है और इकोनॉमी उसको जो मान लीजिए इंडिया का हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ का एकदम से, किसी भी आइटम का बहुत एकदम से डिमांड आ गया, सप्लाई इस प्रकार होगी नहीं, प्राइस बढ़ जाएंगे। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि वो जो इकॉनमी है उस चीज़ को उस तरह से उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है नहीं, उतनी क्षमता है नहीं प्रोडक्शन की, तब ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, एक देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स राइजेस इन्फ्लेशन रिजल्ट्स, ठीक है, जब मान लीजिए किसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है एकदम से, ठीक है, तो अदर जो उसके चीज़ें होती हैं एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, तो उसकी भी वो चीज़ बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। फिर एन इंक्रीज इन वेजेस पेड टू द लेबर ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे मान लीजिए वेजेस बढ़ गए हैं लेबर्स के, तो भी इन्फ्लेशन हो जाता है। देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन इन एन इकॉनमी वेयर इन्फ्लेशन इज फ्यूल्ड अप not because of an increase in aggregate demand but mainly due to increase in the cost of producing goods and services. This also leads to decrease in aggregate supply. ये सारा समझ जाते हैं, बहुत easy है, इतना difficult नहीं है। देखिए इसमें the cost can be increased mainly due to 3 factors बता रहे हैं इसमें। एक तो increase in the prices of the raw material हो गया, एक हो गया increase in profit margin of the firms हो गया, और एक है increase in wages हो गया, ठीक है। अब देखिए मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लीजिए, तो एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डाटा प्रोड्यूसर रिसीव्स वाइल सेलिंग द गुड्स इन द होलसेल मार्केट। PPI is measured from the perspective of the producer. In short, it calculates the movement of price from the seller's point of view, ठीक है। इसमें ये क्या मेजर करता है, PPI क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट प्रोड्यूसर रिसीव वाइल सेलिंग द गुड्स इन द होलसेल मार्केट। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, तो उसने प्रोडक्ट को बनाया, अब वो बेच रहा है, जो सेलर बन गया है फिर अब वो, ठीक है, तो वही जो रेट इन चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज होता है इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को ये नापता है, ठीक है। It can be measured in 2 ways, input PPI and output PPI. If the change in prices is calculated when the commodity enters the process of production, then it is called input PPI. On the other hand, the measurement of PPI when goods leave the process of production, it is called output PPI. मान लीजिए जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका जो प्राइस था, ठीक है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका इनपुट PPI हो जाएगा। और जब वो गुड्स और या सर्विसेज जो हैं वो लीव करती हैं, यानी छोड़ती हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को, तो उसको कहा जाता है आउटपुट PPI, ठीक है। PPI एक्सक्लूड्स एनी टैक्सेस ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि टैक्सेस को एक्सक्लूड करके, एज वेल एज ट्रेड मार्जिन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें। दिस इम्प्लाइज दैट जनरली द प्राइसेस कैप्चर्ड आर द बेस प्राइसेस व्हेन द गुड्स and services leave the factory gate. Hence the PPI aims at capturing an increase in the price of inputs raw material used in the process of production, ठीक है। आप देखिए हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें जानी थी, अगर आपने नहीं जाना तो पुराना वीडियो देखिए, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे WPI भी कहा जाता है, तो ये क्या है, होलसेल रिफर्स टू द सेल ऑफ आइदर यूज्ड और न्यू गुड्स कमोडिटीज़ in bulk to the intermediaries and not to the final consumers. अब देखिए इसमें बीच के भी लोगों के रोल आ जाते हैं ना। अब देखिए एक तो है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को, फिर एक है आपके बीच में कुछ इंटरलिंकिंग लोग भी होते हैं ना, और एक होते हैं फिर वो सेलर जो होता है, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि ये रिफर्स टू द सेल ऑफ, या तो वो यूज्ड गुड्स भी हो सकता है या न्यू गुड्स भी हो सकता है, ठीक है, इन बल्क टू द बीच के जो लोग हैं उनको बेच रहे हैं, फिर वो फाइनल लोग तक पहुंचाते हैं,
ठीक है, फाइनल कंज्यूमर तक। द इंटरमीडियरी कुड बी अ रिटेलर और अ सेकेंड होलसेलर और एनी अदर मार्केट प्लेस प्रोफेशनल। The WPI measures and tracks the weighted average of the prices of representative basket of wholesale goods। ठीक है, आप जान लेते हैं प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन WPI एंड PPI क्या है। In addition to the coverage that the WPI reflects the changes in the average cost of production including the markups and taxes। ठीक है, इसमें taxes included होते हैं WPI में। And while PPI measures price changes of transacted goods at the gate excluding the taxes, इसमें excluded होते हैं taxes। In India, WPI is compiled and released by monthly by the Office of Economic Advisor, Department for Promotion of Industry and Internal Trade और कॉमा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, WPI कौन कंपाइल करता है और रिलीज़ करता है, तो इसमें ऑफिस ऑफ क्या है, इकोनॉमिक एडवाइज़र। डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थोड़ा सा जान लीजिए। प्रोविजनल फिगर्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स आर रिलीज ऑन 14th of every month। 14 तारीख को हर महीने रिलीज़ की जाती है। और द नेक्स्ट वर्किंग डे विद अ टाइम लैग ऑफ 2 weeks ऑफ द रेफरेंस मंथ एंड कंपाइल्ड with data received from institutional sources and selected manufacturing units across the country. After 10 weeks, the index is finalized and final figures are released. WPI takes into account 697 commodities को लेता है of various types to measure the inflation, but it does not take into account the service sector. सर्विस सेक्टर को छोड़ देता है ये। प्रीवियसली 676 कमोडिटीज़ वर अकाउंटेड। ठीक है, पहले 676 ही कमोडिटीज़ थी, इस समय 697 है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ बिफोर दे रीच द कंज्यूमर्स। देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइसेस कंसीडर्ड फॉर WPI computation. As a result, WPI based inflation is less affected by any change in the fiscal policy of the government। ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ये लेस अफेक्ट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, अब ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI ले लेते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है। मेजर्स चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that household acquire for consumption over a period of time. In short, it measures the average change in the retail prices of goods and services. Since consumers can display a wide variation in terms of their choice of consumption, the CPI can be measured for specific groups. In India, the Price Statistics Division of National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation कंपाइल CPI। ये इसमें अथॉरिटी है जो कंपाइल करती है सारा डाटा। सेपरेटली फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड सेक्टर्स, अलग अलग होता है, देखिए सब एवरी मंथ होता है। इट इज़ वन ऑफ द की वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CPI कैसे कैलकुलेट होता है, तो कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर अपॉन यानी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर, जो भी बेस ईयर हम ले रहे होंगे, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, फाइन। अब देखिए WPI और CPI में डिफरेंस जान लीजिए। 3 डिफरेंस इन्होंने बताए हुए हैं। तो WPI क्या है, क्या ट्रैक करता है, इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल पे, और CPI क्या कर रहा है, कंज्यूमर लेवल पे इसको ट्रैक कर रहा है, प्राइसेस को। ठीक है, यहाँ पे देखिए WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज और इसमें CPI इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। यही डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तीसरा डिफरेंस इन्होंने बताया है WPI में क्या है, मोर वेटेज इज गिवन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसमें क्या है, मोर वेटेज इज गिवन टू द फूड आइटम CPI में। ठीक है, अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ CPI कंपाइल्ड इन, कितने टाइप्स का होता है और किस तरह से इसका कंपाइलेशन होता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होता है। ठीक है, तो CPI ट्रैक्स द ये क्या है, ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूम कर रहे होते हैं उनका अलग से इसमें डाटा लिया जाता है और ये कलेक्ट किया जाता है बाय द लेबर ब्यूरो, इसके लिए है। ठीक है,
The significance of this index is that the dearness allowance of the government employees is announced twice a year based on the changes in this index. Further, pay commission referred to this index while considering revisions in the pay structures of the government employees. देखिए सब चीज़ कनेक्टेड है. इससे क्या जांच लेते हैं, जैसे जो आपको पता होगा पे कमीशंस जैसे वो जो होते हैं बनते हैं, जैसे 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, इस तरह आपने नाम सुना होगा. ठीक है, तो ये सब इंडेक्स देखकर ही इनकी सैलरीज वगैरह बढ़ाई जाती हैं, इनकी वेजेस, लेबर का ही, ठीक है, वेजेस भी बढ़ाए जाते हैं देख करके कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना चेंजेस प्राइस में आया है. ठीक है, जब CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्क लेबरर्स के लिए है, तो ये क्या है, इसको कौन रिलीज़ करता है, लेबर ब्यूरो ही रिलीज़ करता है. इट ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द एग्रीकल्चरल लेबर्स. The data is collected monthly and the base year for this index is 1986 से लेकर के 97. It is compiled by the Labor Bureau. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है CPI फॉर रूरल लेबरर्स. ठीक है, ये क्या है, द ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द रूरल लेबर. ठीक है, ये भी क्या होता है, मंथली ही कलेक्ट होता है डाटा सारा इसका. ठीक है, कंपाइल्ड कौन करता है, लेबर ब्यूरो ही करता है. अब देखिए, अब इसमें आ रहा है CPI फॉर ऑल इंडिया, यानी अर्बन के लिए है. तो इट ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द अर्बन कंज्यूमर्स इन इंडिया. ठीक है, जो शहरों में रह रहे हैं. द प्राइस स्टैटिस्टिक डिवीजन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंपाइल्स दिस. ये इंडेक्स यही लोग बनाते हैं. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इसके लिए बेस ईयर रखा गया है 2012. बाकी जो इसके ऊपर देखिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बेस ईयर इसमें 2016 है. एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए 86 और 87 ईयर रखा गया है, और रूरल के लिए भी 86 और 87 ईयर रखा गया है बेस ईयर. इसको हम लेके चलते हैं, उससे कंपेयर करते हैं ना. ठीक है, अब देखिए अर्बन इसमें बता रहे हैं 1114 अर्बन मार्केट्स इसमें कवर होती हैं. अर्बन वाला का जो डाटा होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है कि इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, द प्राइसेस डाटा फॉर कंपाइलिंग दिस इंडेक्स, किसके लिए, CPI फॉर अर्बन के लिए बता रही हूँ. इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव एंड सेलेक्टेड कितना 1114 अर्बन मार्केट्स कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ को कवर करता है थ्रू पर्सनल विजिट बाय द फील्ड स्टाफ ऑफ फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होता है. NSSO का नाम आपने सुना होगा, NSO का नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस. ठीक है, ये ऑन अ वीकली रोस्टर पे जाते हैं. दिस इंडेक्स रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन अर्बन एरिया. CPI फॉर ऑल इंडिया रूरल, यानी कि पूरे ऑल इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनको करता है. तो रूरल कंज्यूमर्स के बेस पे ही है ये सारा. इनके लिए बेस ईयर रखा गया है 2012 रखा गया है. अब इसमें क्या है कि 1181 विलेजेस को इसमें कवर किया जाता है, जिसमें सारे स्टेट्स के जो विलेजेस हैं यूटीज़ के, वो सारे चीज़ें हैं. थ्रू पर्सनल विजिट्स वही NSO ही करवाता है. ठीक है, दिस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द फील्ड स्टाफ. क्या है, एक तरह से ये ऑपरेशन के लेवल पे चलता है ना, मतलब बहुत बृहद है इसलिए. तो ये क्या इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट vulnerable sections of the society that spends the maximum proportion of their income on purchasing goods and services. अब देखिए CPI एक ऑल इंडिया कंबाइंड भी होता है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इट ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द रिटेल कंज्यूमर्स, ऑल रिटेल कंज्यूमर्स इन इंडिया. ये भी कौन कराता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कराता है इसको भी. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंपाइल्स दिस इंडेक्स. ठीक है, इसमें क्या है, द प्राइस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव एंड सेलेक्टेड, वही जो अर्बन का जो मार्केट का था, और जो ये इधर विलेज मार्केट जो था ना रूरल का, इनके जो विलेजेस हमने लिए थे 1181 और इधर अर्बन का था 1114, इन सब का कंबाइल्ड भी एक समझ लीजिए पूरा इसमें होता है. दिस इंडेक्स इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस इन द इकोनॉमी. इन 2015 द सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट में इसे MOSPI भी बोलते हैं, रिवाइज अ बेस ईयर ऑफ
CPI फ्रॉम 2010 से 2012 कर दिया गया। द RBI स्टार्टेड यूजिंग कंबाइंड CPI एज द सोल इन्फ्लेशन मेजर फॉर द पर्पज ऑफ टारगेटिंग इन्फ्लेशन, यानी RBI अब CPI कंबाइंड वाला ही ले लेता है, अलग अलग नहीं करता है। ठीक है, फाइन। तो 25 मिनट देखिए हो चुके हैं। कल हम लोग जान लेंगे, देखिए इम्पैक्ट वगैरह आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं इसको कराऊंगी। कल हम लोग इसका बाकी का क्या क्या मेजर्स RBI लेता है ये सारी चीज़ें जान लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ नहीं समझ में आया दोबारा जाकर देखिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें होता क्या है ना कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी ही चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक बेस बनाने में समय लगता है। इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट, अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।